बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। इसमें उन्होंने सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि मसल जो है वो अकेले काम नहीं करता, बल्कि ग्रुप्स में दूसरे मसल्स का कोऑर्डिनेट करके जो है काम करता है। इसी तरह सेवरल ग्रुप्स जो हैं इकट्ठे काम करते हैं तो कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट होती है। अब हमारे पास कौन कौन से मसल ग्रुप होते हैं? इसमें हमारे पास प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है, सिनर्जिस्ट होता है, फिक्सेटर होता है। वन बाय वन इनका फंक्शन देखते हैं। प्राइम मूवर्स या एगोनिस्ट जो होता है ये वो मसल है जिसने जब ये कॉन्टैक्ट करेंगे मूवमेंट करवानी है। प्राइम मूवर्स हमारे मसल होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होती है। देन वी हैव एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो हैं ये अपोजिंग मसल्स होते हैं। इन्होंने रिलैक्स करना है और लेंथन करना है किसी भी मूवमेंट को ताकि मूवमेंट कंट्रोल हो सके। इन्होंने जो है एगोनिस्ट के ऑपोजिट काम करना है। जैसे हम एल्बो जो हैं उसको फ्लेक्स करते हैं तो एल्बो के फ्लेक्सर जो हैं वो शॉर्टन हो जाएंगे और दूसरी साइड के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। देन वी हैव सिनर्जिस्ट। ये वो मसल्स हैं जिन्होंने मॉडिफाई करना होता है प्राइम मूवर्स के एक्शन को। जो डायरेक्शन होती है पुल की उसको अल्टर कर सकते हैं या फिर फिक्स या मूव कर सकते हैं जॉइंट को, जहाँ कोई एक्शन चाहिए नहीं होता, जहाँ मूवमेंट चाहिए नहीं होती, और उस तरफ डायरेक्ट करते हैं जहाँ मूवमेंट सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। देन वी आर फिक्सेटर्स। ये मसल जो हैं इनका काम ये है कि इन्होंने स्टडी करना होता है रीजन ऑफ प्राइम मूवर्स को या सिनर्जिस्ट को। नाम से ज़्यादा होता फिक्स कर देना इन्होंने उसके रीजन को। इस टाइप के हमारे पास ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स होते हैं जिसमें हमने देखा है हमारे पास प्राइम मूवर या एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर्स हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फिंगर फ्लेक्सर्स हैं। अब जब हम मुट्ठी बनाते हैं या फिंगर फिस्ट बनाते हैं तो क्या होता है, फिंगर के फ्लेक्सर्स जो हैं वो प्राइम मूवर के तौर पे एक्ट करेंगे ताकि मूवमेंट परफॉर्म हो। अब इसके एंटागोनिस्ट क्या हो जाएंगे, फिंगर के एक्सटेंसर जिन्होंने रिलैक्सेशन करवानी है। उसके बाद जो सिनर्जिस्ट होंगे वो रिस्ट के एक्सटेंसर्स होंगे ताकि फिक्स कर सकें या रिस्ट को मूव कर सकें फुल एक्सटेंशन में और इस जॉइंट को भी फ्लेक्स कर सकें। अब उसके बाद जो है ये मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसकी अप्रोप्रिएट इम्पल्सेस जो हैं कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वो हमें CNS से मिलती हैं। CNS से सिग्नल आएगा कि इधर हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को, ये रिलैक्सेशन करवानी है। ये सारे सिग्नल जो हैं वो हमें CNS से कन्वे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू जॉइंट मसल। टू जॉइंट मसल में उन्होंने ये बताया है कि जो मसल ग्रुप होते हैं उस मसल ग्रुप में कोई एक ऐसा मसल ज़रूर होता है जो एक से ज़्यादा जॉइंट को जो है एक्सटेंड करता है या क्रॉस करता है, और ये मसल जो हैं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट के मूव करवाने में। जैसे कि अब ये हमारे पास टू जॉइंट मसल है, ये क्या करेगा, जिस जॉइंट के ऊपर ये मूव कर रहा है दूसरे जॉइंट को इसने एज अ फलक्रम जो है वो एक्ट करवाना है और उसके ऊपर इसने जो है वो स्ट्रेचिंग की मूवमेंट करवानी है। तो जो दूसरा मसल होता है जिसके ऊपर इसने जो है वो मूव करना है उसको एज फलक्रम यूज़ करेगा और ख़ुद जो है जो स्ट्रेचिंग मसल है वो एक स्टिमुलस एक्स्ट्रा देगा ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो सके, सही डायरेक्शन में हो सके। फॉर एग्जांपल, बुक की एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो हैमस्ट्रिंग हैं वो नी के फ्लेक्सर के तौर पे एक्ट करें या वर्क करें तो उसके लिए क्या चाहिए होगा कि हिप जॉइंट जो है उसको फ्लेक्स करना है और उसमें जो है सिनर्जिस्ट जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे ताकि हम हैमस्ट्रिंग जो हैं वो एज फ्लेक्सर्स अपना रोल प्ले कर सकें। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप जॉइंट ऑफ मूवमेंट। अब इसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारी नेशनल मूवमेंट जो होती हैं उसमें सीरीज़ होता है जॉइंट्स का जो कंट्रोल होते हैं, इंटीग्रेट मतलब बहुत सारे मसल जो कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और फिर जो कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये मूवमेंट जो होती हैं नेचुरली होती हैं ज़्यादातर। अब कंट्रोल जो होता है इनका वॉलंटरी भी होता है, कॉन्शियस भी होता है, लेकिन कभी कभी ये अनकॉन्शियस भी हो सकता है, रिफ्लेक्स भी होती हैं। जो कंट्रोल होती हैं हमारे हायर सेंटर्स में, वो सेंटर कौन से होंगे, वो सेंटर होंगे हमारे बेसल गैंग्लिया या रिफ्लेक्स सेंटर। ये सेंटर पाया जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स सेंटर या बेसल गैंग्लिया जो है इसने हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करनी होती हैं। अब इनका जो बेसिक पैटर्न होता है वो थ्रस्ट मूवमेंट हो सकती है, विड्रॉ हो सकती है, स्विंग हो सकती है, स्ट्राइक हो सकती है। अब आगे उन्होंने एग्जांपल दी है कि जब वॉकिंग में क्या होता है, वॉकिंग में यूजली सारा जो हमारा लोड है वो पाँव के ऊपर आ जाता है, उस पर फर्म प्रेशर जो है वो पड़ रहा होता है। अब उसके रिजल्ट में क्या होगा, हमारा जो एंकल जॉइंट है वहाँ प्लांटर फ्लेक्सियन होगी तो वहाँ प्लांटर फ्लेक्सर्स जो हैं वर्क करेंगे, और नी जो है और हिप एक्सटेंशन होगी तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली मसल जो हैं वो वर्क करेंगे ताकि बंदा जो है वो वॉक कर सके। लेकिन अगर पाँव जो है उसमें पेन आ रहा है
किसी इंजरी की वजह से, या शूज़ हमारे ठीक नहीं हैं तो फ्लैगियन रिएक्शन जो है, मतलब सही से फ्लैगियन नहीं होगी बल्कि इनहिबिट हो सकता है, हमारा सैगिंग पोस्चर हो सकता है, लिम्पिंग गेट, मतलब कि वो अपना पाँव जो है वो ड्रैग करके घसीट के चलेगा। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मस्कुलर वीकनेस एंड पैरालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं पैरालिसिस क्या होती है। पैरालिसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी बिल्कुल लॉस हो जाती है, उसको हम कहते हैं पैरालिसिस। और परेसिस क्या होता है, परेसिस होता है कि पार्शियल लॉस हो गया, कि मसल जो है वो उसकी आधी सलाहियत ख़त्म होगी कि वो कॉन्टैक्ट कर सके। इस केस में मसल वीक हो जाएगा, या हम कहेंगे मसल जो है वो सब नॉर्मल कंडीशन में है। अब मसल वीकनेस या पैरालिसिस किसी एक मसल या मसल ग्रुप में हुई है, उसकी वजह से सिर्फ मूवमेंट लॉस नहीं होता बल्कि स्टेबिलिटी भी लॉस हो जाती है, और मस्कुलर इम्बैलेंस की स्टेट रहती है जो उसके बाकी सारे मसल्स, क्योंकि मसल इंटीग्रेट करते हैं तो बाकी सारे इंटीग्रेटेड मसल्स को भी इफेक्ट करेगी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वीकेंड मसल्स रिकवर हो गए अपने फुल फंक्शन में, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और इसको हम इनकरेज कर सकते हैं रीएजुकेशन से, तब तक जब तक वो अपना जो है नॉर्मल नेचुरल और स्किल मूवमेंट जो है वो दोबारा से सीख नहीं लेते हैं। अब कॉजेज़ क्या हो सकती हैं वीकनेस की या पैरालिसिस की। देखो, कॉन्ट्रैक्शन ही वही ज़रिया है जिससे मसल पावर जो है उसको मेंटेन या इंक्रीज़ कर सकते हैं, और कोई भी लीन हुई है या कोई भी ऐसी इवेंट हुआ है जिसने प्रिवेंट कर दिया या लिमिट कर दी कॉन्ट्रैक्शन को, उस वजह से जो है मसल वेस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने पैरालिसिस की डेफिनेशन दी है, कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट इज पैरालिसिस, जैसे मैंने पहले बताया, पार्शियल लॉस को हम पैरालिसिस कहेंगे, और इस केस में पैरालिसिस के केस में हम कहेंगे मसल वीक है या फिर सब नॉर्मल है। अब उसमें कॉजेज डिफरेंट हैं, वो लियन जो है किस किस लेवल पे इफेक्ट कर सकती है। एंटीरियर हॉर्न सेल के लेवल पे, मोटर पाथवे, मसल टिश्यू, एंड डिसयूज़ भी हो सकता है हमारे नॉर्मल नर्व और मसल टिश्यू का। अब सबसे पहले लियन ने अफेक्ट किया हमारे इंटीरियर हॉर्न सेल को, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर हमारा इंटीरियर हॉर्न सेल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा जो मोटर यूनिट है वो परमानेंटली जो है इनएक्टिव हो जाएगा, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। अब इन सेल्स को डैमेज की वजह से क्या होगा, उनका थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगा, वो डोरमेंट रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, कोई भी मूवमेंट जो है परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव लियन अफेक्टिंग मोटर पाथवे। अगर जो है मोटर पाथवे या वो पाथवे जिससे हमारी पल्सेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस आ गया है तो पैरालिसिस हो जाएगा। अगर जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन की लियन हुई है तो स्पैस्टिक पैरालिसिस होगा, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की लियन हुई है तो फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। ये बात याद रखने वाली है। नेक्स्ट वी हैव लियन अफेक्टिंग द मसल टिश्यू। अच्छा जी, मसल टिश्यू जो है वो डिजनरेट हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लॉस हो जाएगी, और ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। अगर ये प्रोग्रेसिव होगा तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। इस्कीमिया जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज कर देगा। इस्कीमिया का मतलब ब्लड फ्लो जो है वो नहीं मिलता है, जिसमें वॉल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर बन जाएंगे। उसके अलावा जो एक्सटेंसिव स्कार जो है वो रिप्लेस कर देगा हमारे कॉन्टैक्टाइल टिश्यू को, क्योंकि वहाँ डीप फ्लैश इंजरीज हुई हैं। वॉल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या है, ये हमारे फोरआर्म जो है उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम बेसिकली हमें मिलता है, इसमें वहाँ इस्कीमिया हो जाता है हमारे फोरआर्म के कंपार्टमेंट का। उसके बाद है डिसयूज़ ऑफ नॉर्मल नर्व एंड मसल टिश्यू। अब डिसयूज़ हो गया किसी भी मसल का तो क्या होगा, स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी, वेस्टिंग हो जाएगी। पेशेंट जो है वो अपना मसल कब कब यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको कोई पेन हो रही है या कोई स्पैज़म हो गया, वहाँ इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, स्पैज़म है, क्राउ इतना ज़्यादा, पेन इतनी ज़्यादा है कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है अपने पार्ट को, तो वो डिसयूज़ की तरफ, वेस्टिंग की तरफ चला जाएगा। और किस केस में हो सकता है, अगर वहाँ कोई स्प्लिंट वगैरह जो है वो लगा दी है और हम इसको जो है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए स्टैटिक मसल वर्क जो है वो एसेंशियल होता है, ताकि सर्कुलेशन मेंटेन रहे, मसल पावर मेंटेन रहे और टेंडन की मूवमेंट हो जाए। तो जब भी हम जो है स्प्रिंट लगाते हैं, दरमियान दरमियान में जो है उसको उतार के हमने जॉइंट को मोबिलाइज करना होता है, क्योंकि ये एसेंशियल होता है रिकवरी ऑफ फंक्शन के लिए। जब स्प्रिंट जो है वो रिमूव कर देंगे, और कब मूव नहीं कर सकता है, जब पेशेंट जो है वो कोई भी एफर्ट नहीं लगाता है, तो तब भी जो है वो डिसयूज़ की तरफ ये जा सकती है कंडीशन। उसके बाद कुछ और डिजीज़ जो हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज़ हैं, उसकी वजह से मसल वेस्टिंग हो सकती है, जिसमें हम जो है बिल्कुल ही डिसयूज़ कर देते हैं। वो कंडीशन कौन सी होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल कॉज। फंक्शनल कॉज में ये है कि कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता बल्कि मसल जो है फंक्शन ही नहीं करता है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कैसे देते हैं, हम जो हैं बाहर से कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करते हैं नर्व की, या फिर फैसिलिटेशन के ज़रिए जो है नर्व को वहाँ से स्टिमुलेट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।